Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we will discuss about importance of organizing. अरे भाई ऑर्गेनाइजिंग होगी तो सब काम सिस्टमैटिक होगा, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होंगे, सबको पता होगा किसको क्या करना है, कौन किसका बॉस है, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, टोटल कितने डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स सिस्टमैटिकली इफेक्टिवली एफिशिएंटली अचीव होंगे। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, एक्सपैंड करेगी, नए नए प्रोडक्ट्स के ऊपर आप जा सकते हो। आपका काम जब सिस्टमैटिक चल रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, कोई केओस नहीं है, तो आप डेफिनेटली एक्सपैंड कर सकते हो, नई टेरिटरीज में जा सकते हो। जो काम चल रहा है वही अच्छे से चल रहा है, नया काम और आ गया, कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कोई नया प्रोडक्ट आ गया, कोई नया कंपटीटर आ गया, तो विल बी more organized, will be more administratively strong, we will be able to face the competition and the situation. It will be more easy for us to handle the situation. So this is in brief I can say about importance of organizing. So first point in your book is benefit of specialization. अभी बात की थी ना डिवीजन ऑफ वर्क। अब अगर एक आदमी को सिर्फ परचेजिंग ही करनी है, पूरी जिंदगी परचेजिंग ही कर रहा वो, मतलब आपके ऑफिस में वो रोज एक ही काम कर रहा है, तो स्पेशलाइज नहीं हो जाएगा। रिपीटिशन ऑफ वर्क से होते होते एक ही काम एक आदमी को आपने दे दिया। डिवीजन ऑफ वर्क तो इंपॉर्टेंट है ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो अपने आप स्पेशलाइज हो जाएगा। सो द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स अमंग्स द वर्कफोर्स। सच डिवीजन ऑफ वर्क रिड्यूसेस द वर्कलोड एंड इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी। डेफिनेटली इट रिड्यूसेस द वर्कलोड। आपको आपका ही काम करना है, बस आपने स्पेशलाइजेशन अचीव कर लिया कि भाई ये डिपार्टमेंट सिर्फ अकाउंटिंग ही देखेगा, उसको सेल्स से मतलब नहीं है। सेल्स वाला कह रहा है मैं सिर्फ सेल्स देखूं, मेरे को अकाउंटिंग के बारे में बताओ कुछ भी आप। सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स दे रिड्यूस द वर्कलोड, दे रिड्यूस द वर्क प्रेशर ऑन द माइंड, बिकॉज द पर्सन हैज टू कॉन्सेंट्रेट जस्ट ऑन वन थिंग, है ना। और उससे उसकी प्रोडक्टिविटी, आउटपुट, जो टोटल वो अचीव करना चाहता है रिजल्ट्स, वो बढ़ जाएंगे। रिपीटेटिव परफॉर्मेंस से स्पेशलाइजेशन आती है। फिर क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। क्लैरिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को ये नहीं पता होता मेरा बॉस कौन है। उसको लगता है, उसको कोई भी बंदा आके, सपोज एक आदमी जूनियर है, हर कोई उसको काम बताया जा रहा अपना, तो वो एक लिमिट के बाद शायद कंफ्यूज हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। उसको पता होना चाहिए ना भाई मेरा बॉस कौन है, किसकी मुझे सुननी है, किसको मुझे जवाब देना है। सो ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग क्लैरिफाइज द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। किसकी क्या अथॉरिटी है, कौन किसका बॉस है और किस किस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। Each person knows his superior from whom he has to take orders. It removes ambiguity. Ambiguity मतलब होता है confusion. It removes ambiguity, confusion in transfer of information instructions. किसको क्या बताना है, किसको क्या सलाह देनी है, किससे क्या काम करवाना है, बिल्कुल क्लियर है। सो क्लैरिटी इन द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स जो है, उससे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होने का मतलब है, अरे भाई आपको ये काम बोला था, आपने करके देना है, आप टाल नहीं सकते। आप ये नहीं बोल सकते सर ये काम तो उसका है, या मैं आपको क्यों बताऊं, मैं कर दूंगा जब मुझे करना होगा। ऐसे नहीं होता भाई। आपको पता है कि ये काम आपने किससे लिया, आपको कितने समय में कितने रिसोर्सेज को यूज करके इस काम को पूरा करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो चीज आप कब अचीव कर पाते हो, वो चीज आप तब कर पाते हो व्हेन देयर इज अ क्लैरिटी इन द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। सो इट हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड। किसको कितना अपना अथॉरिटी चलानी है, मतलब आप किस पर अपना एक तरह से डंडा चला सकते हो, या किस पर अपना हुक्म चला सकते हो, किससे आप काम करवा सकते हो, और कौन आपसे काम करवा सकता है। दैट फुल क्लैरिटी शुड बी देयर। Then third is optimum utilization of resources. ये भी ना मैनेजमेंट की हर बुक, मतलब मैनेजमेंट की बुक के ना हर पेज पर लिखा होता है। एक तो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कोई भी चीज जो हम अचीव करते हैं ना, उससे हमारा एम यही होता है कि हमने इससे क्या अचीव करना है। हमारा एम ये होता है कि उससे हमें अचीव करना है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हमारा स्टाफ है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, ये जितने भी तरह के हमारे रिसोर्सेज है ना, इन सबको हम परफेक्टली यूज कर पाए। कोई कंफ्यूजन हम चाहते नहीं, है ना। हर आदमी को उसकी एबिलिटी के हिसाब से, द वर्क इज असाइंड एज पर द एबिलिटी। जो बंदा जो काम कर सकता है उसको उसके हिसाब से वो काम दे दिया। तो वर्क इज असाइंड एज पर द एबिलिटी एंड प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स अवॉइड्स ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। कोई ये नहीं कि एक ही काम को दो लोग कर रहे हैं और एक काम को कोई कर ही नहीं रहा। सो ऐसा नहीं है ना। एंड they always make the best use of resources. So इसमें कोई confusion, कोई गड़बड़ होती ही नहीं है ना। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कुछ नहीं होती है।
कोई वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होती है। इट प्रिवेंटिंग कंफ्यूजन एंड मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कोई भी रिसोर्सेज हमारे वेस्ट नहीं होते हैं इसमें, क्योंकि सबको पता है ना किसने क्या काम करना है। तो ऐसा भी नहीं है कि फंड्स भी आइडल पड़े हुए हैं या मशीन्स आइडल पड़े हुए हैं, किसने यूज करना है पता ही नहीं है, सबको सब कुछ क्लियर है और वो उसी हिसाब से काम करते हैं। स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छी होती है अगर आप ऑर्गेनाइजिंग ठीक से कर रहे हैं तो। अडेप्टेशन टू चेंज, मैंने बताया था ना, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, आपके पास टीम एकदम परफेक्टली काम करे, तो अगर अचानक कोई टेक्नोलॉजी वाइज चेंज आ जाए, गवर्नमेंट कोई चेंज कर दे, आप बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर पढ़ चुके हैं, अगर कोई भी चेंज हो जाए, है ना, कोई नया बड़ा कंपटीटर आ जाए, कोई नई उसकी स्ट्रेटजी आ जाए, तो आप डील कर लोगे, है ना। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम करती है, डायनेमिक, चेंजेस होते रहते हैं, एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। इससे क्या होता है, आपको चैलेंजेस भी मिलते हैं और अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। अब ये जो ऑर्गेनाइजिंग है, यानी आपका अगर एक स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है, सो यू कैन डेफिनेटली एडजस्ट योरसेल्फ, है ना। इट हेल्प्स द एंटरप्राइज टू एडजस्ट, क्योंकि एडजस्ट करना बड़ा जरूरी होता है कि आप चेंज कर पाए, आप डायनेमिक होने चाहिए, आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए, आप रिजिड नहीं होने चाहिए कि अगर कुछ हो गया नहीं जी हम तो ऐसे ही करेंगे, नो। आपका स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर जरूरत पड़ जाए तो किसी डिपार्टमेंट के लोगों को हटा जा सके। मानो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आउट ऑफ डेट है, नहीं ज्यादा बिक रहा, तो उसके डिपार्टमेंट के लोगों को हम खाली कर सके। और कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे अचानक डिमांड बढ़ गई है, मानो कोई कंप्यूटर अचानक देश छोड़ के चला गया, अब उसकी वजह से आपके पास डिमांड ज्यादा आ रही है, सब लोग आपके पास आ रहे हैं एज ए कस्टमर, तो यू शुड बी एबल टू लाइक ट्रांसफर योर स्टाफ टू सम अदर डिपार्टमेंट, बट स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हुए आपका स्ट्रक्चर जो है इतना यू कैन से फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो कहीं पर स्टाफ या ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग के अंदर उसको वो बढ़ा सके और कहीं पर थोड़ा सा घटा सके, जैसी डिमांड है भाई। जिस डिपार्टमेंट में डिमांड ज्यादा है वहां स्टाफ ज्यादा, और जिस डिपार्टमेंट में डिमांड कम है वहां कम हो। सो ये इस तरह से मॉडिफिकेशन जो है वो स्ट्रक्चर में पॉसिबल हो पाना चाहिए, है ना। सो ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द एंटरप्राइज सो दैट अगर कोई भी हमें सर्वाइव करना है, वी कैन कंटिन्यू टू सर्वाइव एंड ग्रो इन स्पायर ऑफ चेंजेस। चेंजेस आते रहे, किसी भी चीज की डिमांड कम ज्यादा हो जाए, किसी भी चीज के ऊपर कुछ भी अगर आ जाए, बट हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फ्लेक्सिबल इनफ होना चाहिए कि हमारे पास ये भी नहीं है कि आइडल स्टाफ हो गया, अचानक कोई चीज बननी शुरू हो गई तो समझ ही नहीं आ रहा जो उन लोगों को क्या करें। नो, वी शुड बी एबल टू एडजस्ट देम इन सम अदर प्रोडक्ट, इन सम अदर सर्विस लाइन, इन सम अदर एक्टिविटी। दैट शुड बी द फ्लेक्सिबिलिटी। एंड नेचुरली अगर आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ही तो है। सो ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स ए क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स, किसको क्या काम करना है, क्लैरिफाइज द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करके चलता है, यही तो ऑर्गेनाइजिंग है। तो इससे क्या होता है, अवॉइड होता है कंफ्यूजन, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। कुछ पॉइंट्स रिपीट होते हैं बार बार, हर जगह घूम के आते हैं, तो मैं इनको अच्छे से समझा चुका हूं। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स एनेबल प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स, और इससे इफेक्टिवनेस आती है एडमिनिस्ट्रेशन में। एक्चुअली देखा जाए तो ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन का ही तो दूसरा नाम है। एडमिनिस्ट्रेशन में होता क्या है, एक स्ट्रक्चरिंग, और स्ट्रक्चरिंग में ये इंश्योर करना कि कौन कब कहां क्या करेगा, तो यही तो है एडमिनिस्ट्रेशन। देन जब आप अपने जूनियर्स को काम देते हो तो उससे उनकी भी इंप्रूवमेंट होती है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल वर्ड का मतलब होता है स्टाफ। In the process of organizing, managerial personnel are trained to acquire wide experience in diverse activities through delegation of authority. Delegation of authority क्या होता है, ये भी हम वैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ चुके हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि जब आप काम किसी अपने जूनियर को देते हो और उससे करवाते हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खड़ी रहती है, लेकिन फिर भी आप अपनी कुछ अथॉरिटी, कुछ वर्किंग जो है वो जूनियर्स को ट्रांसफर कर देते हो, दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो उससे क्या होता है, आपका वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है। कुछ काम अगर आप अपने जूनियर से करवा लोगे तो कुछ तो आप फ्री हो जाओगे ना, इट विल रिड्यूस योर वर्कलोड, है ना, क्योंकि आप रूटीन जॉब जो रोज सेम ही काम करने अपने जूनियर्स को, सबऑर्डिनेट्स को देते हो। और इससे एक ये भी फायदा होता है, नाउ यू विल बी लाइक जो सीनियर मैनेजर्स हैं दे आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्ट्रैटेजिक इश्यूज, यानी कि जो इस तरह के सब्जेक्ट मैटर्स हैं उन पर वो फोकस कर सकते हैं कि भाई अब कौन सा नया प्रोडक्ट लाया जाए, कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी लाया जाए, कौन से नए ज्योग्राफिकल एरियाज में वेंचर किया जाए, मे बी डिफरेंट कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, कुछ भी। आप समझ पा रहे हैं? तो ये सब टॉप मैनेजमेंट के पास टाइम कब मिलेगा, जब वो अपने जूनियर्स को, आपके पास एक हिरारिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके अंदर आप अपने से रिलेटेड एक्टिविटीज को, अगर आप वो रूटीन मैटर हैं तो आप अपने जूनियर्स को दे सको, सो दैट यू हैव टाइम एंड यू कैन फोकस ऑन मोर इंपॉर्टेंट एरियाज। द टॉप मैनेजमेंट इज सपोज टू ऑलवेज फोकस ऑन लाइक व्हाट न्यू वी कैन डू। जो रूटीन में रोज ही हो रहा है उस काम को टॉप मैनेजमेंट को देखने की जरूरत नहीं है, दैट एनीवन कैन सी, ठीक है ना।
और डेलीगेशन से ये भी फायदा होता है कि जब आप अपने जूनियर्स को काम दे देते हो तो दे डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक जूनियर बंदे को मैनेजरियल रैंक का काम दे दो, वो काम जो कल तक कोई सीनियर मैनेजर कर रहा था आज एक जूनियर मैनेजर या मे बी सुपरवाइजरी लेवल सम क्लैरिकल मान लेते कर रहा है, इफ यू थिंक दैट इज कॉम्पिटेंट एंड ही कैन डू इट, तो अब ऐसे में तो डेफिनेटली विल फील मोटिवेटेड, उसको लगेगा यार इतना सीनियर लेवल का काम मेरे को दिया जा रहा है, तो उसके लिए वो चैलेंजिंग भी होगा और मोटिवेटिंग भी होगा। सो बेसिकली इससे क्या होता है, ये बोल रहा है कि इट स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी अमंग्स द मैनेजर्स, तो मैनेजर्स में भी क्रिएटिविटी आती है, उनको लगता है हाँ यार हमें कुछ करना है, नहीं। एंड द लास्ट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। डेफिनेटली अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है तो आप नए प्रोडक्ट्स, हाँ मैं दूसरे पैराग्राफ पे पहले जा रहा हूं, आप एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचेंगे। एक्सपेंशन होता है उसी लाइन में आगे बढ़ना, डाइवर्सिफिकेशन नई लाइनों में जाना। You can do more products, you can do like you can create more departments, you can always think about expansion and growth of business। इसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले भी कहा न्यू जियोग्राफिकल टेरिटरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नए नए एरियाज में जाना है ना, और आप नया कस्टमर बेस बढ़ाएंगे, अपनी सेल्स बढ़ाएंगे, प्रॉफिट बढ़ाएंगे। अगर आपके पास एक स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है तो डेफिनेटली यू कैन ड्रीम अबाउट एक्सपेंशन, यू कैन ड्रीम अबाउट ग्रोथ। नहीं तो आपसे संभलेगा ही नहीं, जो ऑलरेडी आपके पास काम है आपसे तो फिर वही नहीं संभलेगा, तो आप ग्रोथ की तो क्या ही सोचोगे, है ना। सो दिस इज ऑल वेरी इजी आई सपोज, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू हैव दिस नंबर, यू कैन SMS योर क्वेरीज एंड दैट्स इट। आई बिलीव दिस इज ऑल ओके। सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।